हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने कुल 40 क्वेश्चन पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले अपना 41वां क्वेश्चन। देखो 41वां क्वेश्चन क्या कहता है, -5/6 व 7/9 के बीच परिमेय संख्या है। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जो प्रश्न ऑप्शन से सरल हो सकते हैं उन्हें आप ऑप्शन से सरल करने की कोशिश किया करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं, इन ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों बिनों को सरल कीजिए। सरल कैसे करते हैं, मतलब है कि हर का भाग अंश में दे दीजिए, सरल हो जाएगी। तो 1 या 2 दशमलव तो आप ज्ञात कर लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक तक। 6 का भाग 50 में कितनी बार गया, 50 में गया 6 8 48, कितना बचा, 2 बचा। 20 में 6 18, इतनी बार गया वह, ठीक है। 9 का भाग 70 में कितनी बार गया, 9 एकम 9 7 63, ठीक है। 6 बचा, 9 7 63, सॉरी 9 7 63, कितना बचा वापस, 64, 7 बचा, हाँ 9 7 63, कितना आया। अब जो संख्या आएगी वो 0.083 सॉरी 0.83 व 0.77 के बीच में, कहने का मतलब इन दशमलव का मान इन दोनों दशमलव के बीच में आया, वो इसका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। ज्ञात करो इसका उत्तर कितना आया, 0 दशमलव माइनस में आएगा। 25 का भाग 2, 25 9 225, एक अंक तक ज्ञात करते ही आपको पता चल गया ना, क्यों, क्योंकि माइनस में 0.9 है, इधर आएगा, बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला ज्ञात करो, ये 0.20 है, इसका मान भी कितना आया, 0.8, 8 तक आ गया। उसके बाद कितना बचा, 20 बचा, 200, 0.88, यहां पर कितना 0. है, बड़ा है, ठीक है। आगे वाले देखते हैं, इसका मान इससे छोटा हो जाएगा ये। आगे देखो तीसरा ऑप्शन क्या कहता है। तीसरे ऑप्शन में भी मैं पूरा सरल करना है। 4 का भाग 30 में कितनी बार गया, 4 7 28, ठीक है, चल जाएगा, प्लस में ही है। फिर 4 का भाग कितना बचा, 2 बचा, 4 5 20, यहां पर 0.75 आ रहा है और यहां पर 0.77 है, तो इससे छोटा ही है, इसके बीच में आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। एक बार के लिए आप चौथा ऑप्शन सरल करके देख लीजिए, उत्तर तो नहीं होगा लेकिन एक बार सरल कर लीजिए, देखते हैं। 0.8, अब ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये इधर होगा, ज्यादा होगा, इनके बीच में नहीं आ रहा है। तो आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए परिमेय संख्या वाला, एक संख्या ज्ञात करने वाला, तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप इनको सरल कर लीजिए, भाग दे दीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो भाग भी सरल हो जाएगा आसानी से, और दूसरी चीज आप छोटी आरोही बिन, बड़ी बिन, छोटी बिन आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। हमारा उत्तर हो गया सी वाला। अब ये ऑप्शन भी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें भी कथन सत्य वाला है। तो कथन सत्य वाले प्रश्न में 2 चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी। एक चीज तो प्रश्न पढ़ते टाइम कि यहां पर क्या है, होता है, इसका मतलब है फिक्स है, ये कथन आपको होता है, समाप्त होता है, इसका मतलब है इसने आपको पहले कह दिया, ये कथन जो लिखा हुआ है वो इसके दृष्टि से सही है। लेकिन यहां क्या है, हो सकता है, हो सकता का मतलब है कोई एक चीज हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती, तीसरी हो सकती है, चौथी नहीं हो सकती, लेकिन होता है में सारी की सारी चीजें होगी। कहने का मतलब इस कथन का पालन सारी की सारी अंक करेंगे, सारी की सारी चीजें करेगी। लेकिन हो सकता है का कहने का मतलब कोई एक अंक कर सकता है, दूसरा अंक नहीं कर सकता। तो सबसे पहले पहला कथन लो, यदि a² अंक 9 पर समाप्त होता है तो a³ अंक 7 पर समाप्त होता है। कहने का मतलब अगर हम कोई भी संख्या का वर्ग करते हैं, 9 आता है उसका इकाई का अंक, तो अगर उसी अंक का हम घन करेंगे तो 7 पर समाप्त होगा क्या। एक बार देख लेते हैं, हम 9 का घन करते हैं, चलो 3 का घन करते हैं, कितना आया, सॉरी 3 का वर्ग करते हैं, कितना आया, 9 आया, आ गया 9 पर समाप्त हो गया। लेकिन अब वापस 3 का क्या करते हैं, हम घन करते हैं, कितना आएगा, 27 आएगा। तो ये तो सत्य हो गया, किसी के लिए सत्य हो गया। अगली चीज के लिए सत्य होता है क्या, ये इसकी चीज के लिए सत्य हो गया। यहां लिखा हुआ है होता है, लेकिन सभी चीजों के लिए नहीं होगा। आगे देखो दूसरी चीज, मान लो हम 9 का वर्ग करते हैं, 9 का तो नहीं आएगा, लेकिन a³ यहां पर 7 मान लेते हैं, 7 का घन कितना हो गया, गुण 50 हो गया, कितना अंक आया, 9 आया, कितने पर समाप्त हुआ, 9 पर समाप्त हुआ। अब 7 का घन, सॉरी 7 का वर्ग हो गया, 7 का घन करो, अब कितना आएगा, 343, किस पर समाप्त हुआ, 3 पर। क्या ये 7 पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब है ये कुछ चीजों के लिए सत्य हो सकता है, लेकिन हर चीज के लिए सत्य नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे हो सकता है मैं सारी चीजों के लिए होगा, और सॉरी होता है मैं सारी चीजों के लिए लागू होगा, और हो सकता है मैं किसी एक चीज के लिए लागू हो सकता है। अब आप बार देखो कि रूट 0.9 का वर्गमूल कितना होता है, 0.3 होता है। ये भी कथन क्या है, असत्य है। आप इसको जांच करने के लिए मैं आपको कभी
वर्गमूल ज्ञात करना सिखा दूंगा दशमलव वाले, लेकिन आज आप इसका वर्ग करो। मान लो कि 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो 7 का वर्ग भी तो 49 होता है या नहीं होता है? रिवर्स तो होगा, होगा नहीं होगा? तो होता है, तो इसका आप वर्ग करो 0.3 का, जो 0.09 होता है। 2 के बाद दशमलव आएगा। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, इसका मतलब ये सत्य क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरा, एक अभाज्य संख्या का वर्ग एक समअभाज्य संख्या हो सकता है? हो सकता है। सही है ये कथन। कैसे हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कि सारी की सारी अभाज्य संख्या क्या होती है? विषम होती है। सिर्फ और सिर्फ 2 एकमात्र संख्या है या अंक है जो क्या है? सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी संख्याएं अवेलेबल है, जो भी अभाज्य संख्या होगी वो कैसी होगी? विषम अभाज्य संख्या होगी। तो आप याद कर लो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तो इसका मतलब कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। अगला देखो, यदि ए स्क्वायर घन 5 पर समाप्त होता है तो ए क्यूब घन 25 पर समाप्त होता है। ये भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पर क्या होता है? होता है, सब चीज के लिए लागू नहीं होगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन अगला? 5 की घात माइनस का 1 भाग 8 की घात माइनस का 1, फिर वापस भाग, फिर कोष्टक 4 की घात माइनस 1 प्लस 8 की घात माइनस 1 कोष्टक की घात माइनस 1। ऐसा प्रश्न दे रखे का मान ज्ञात करो। अब ये प्रश्न दे रखा है, सब जिसमें भी घात इनवर्स में दे रखी है, माइनस में घात दे रखी है, उनको आप एक बट्टे के रूप में लिख लो सारों को सारों, एक इस कोष्टक की घात को छोड़ के। क्यों? इसका जो मान आएगा उसको हमें उल्टा करना है। तो कोष्टक की घात को है जैसे रहने देना, बाकी मान को सरल करते रहो। ठीक है, तो ये लो, ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1/5, फिर ये भाग, ये हो जाएगा 1/8, ये फिर भाग, फिर ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 कोष्टक की घात माइनस 1। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इसका गुणा करना, एक कितना हो गया गुणा? 1/10। फिर ये भाग को गुणा में बदल दो और फिर इनको क्या कर दो? आप उल्टा कर दो, ये लो, फिर कोष्टक लगा दो, फिर ये भाग हो जाएगा, इनका सरल आ जाएगा 8। 4 का भाग 8 में कितने बार गया? 2 बार गया। यहाँ जाएगा 1, ये हो जाएगा रिवर्स 8। 2 का भाग इसमें 4 बार गया, इसमें गया 5 बार, तो 4 भाग। आपको पता होना चाहिए कि ये भिन्नकेसी है, 2 और 1 3/8 है। ठीक है, यहां पर रिवर्स दे रखा है, माइनस दे रखा है, इसको उल्टा कर लेंगे तो सही हो जाएगा। आपको सब पता होना चाहिए, a/b की घात अगर माइनस दे रखी हो तो ये हो जाएगा b/a, ये हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, तो इसको उल्टा कर लो, ये हो जाएगा 8/3। फिर ये भाग दे रखा है, इसको उल्टा कर लो, ये हो जाएगा 4/5, 8/3 होगा, गुणा 3/8। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 44वां क्वेश्चन क्या है? 44वां क्वेश्चन देखा हमारे पास, क्या निम्न लिखित में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य है? निम्न में से कौन से 2, 3 व 11 से विभाज्य है? ठीक है, कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य है? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन सरल होगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, पहला ऑप्शन दे रखा है 8 4 4 8, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके पास 9 98 12, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपके पास 91 26, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपके पास 96। अगला ऑप्शन दे रखा है आपके पास, सही विकल्प का चयन करें, इसमें से आपके पास ए दे रखा है, ए व बी, आपके पास दूसरा दे रखा है ए व सी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपके पास ए व डी, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपके पास बी व डी। देखो बच्चों, प्रश्न आपको ये बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए यार, आपको मुझे लगता है आ भी जाएगा। ठीक है, जिसमें 2, 3 और 11 का भाग जाता है, आप चेक कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना ये ऑप्शन
इनको सबको देखना है। आपने ये चेक किया, अगर इसमें भाग जाता है, अगर आपने मान लो पहला ऑप्शन ही कर दिया लेकिन दूसरे वाला गलत हो गया, तो इसका मतलब हमारा प्रश्न गलत हो गया। आपको सारों को चेक करना और देखना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से कोई सा भी 2 ऑप्शन आपके लिए सही होगा, ठीक है। अगर पहला आ गया इसके बी चेक करो, बी गलत आ गया इसका मतलब सी चेक करो, सी चेक करो, गलत आ गया डी चेक करो। सारा अगर सही आएगा तो उत्तर होगा। तो आपको क्या करना है, 2 का भाग, 2 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें जाएगा, ठीक है। अब 2 का भाग चेक करने की जरूरत नहीं, आपको अंकों को जोड़ना है। 8 4 12 12 12 24, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाता है। अंकों को जोड़ो, 9 10 10 10 20, देखो 9 8 17 18 19 20 और 20 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसके साथ ही आप 2 ऑप्शन हटा सकते हो, एक तो ये ऑप्शन हटा सकते हो और एक ये ऑप्शन हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो इसका मतलब 20 से हमारा 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, ए वे सी, ए वे डी, 2 ऑप्शन बचे। इसका मतलब हमें इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर भी ए दे रखा है और यहां पर भी ए दे रखा है, दे दिया है। इसका मतलब ए तो कंफर्मली 2 3 और 11 से विभाज्य पक्का ना पक्का है। अब आपको चेक करना है ये दोनों ऑप्शन। अब 9 और 10, 10 से 2 12 और 6 18, इसका मतलब इसमें 3 का भाग, अब 3 का भाग चेक करो, 9 और 6 15, 15 और 3 16 से 18, 18 600, इस दोनों में 3 का भाग जाता है। अब हमें 11 का भाग चेक करना है। अब 11 का भाग कैसे करते हैं, आपको इन दोनों अंकों को जोड़ना है। कितना हुआ, 9 और 2 11, ठीक है, ये हो गया 11। फिर इन दोनों अंकों को जोड़ो एकांतर क्रम में, 6 और 1 7, 11 में से 7 घटाओ, कितना बचा, 4 बचा। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे होगा, अगर हम रिवर्स में एकांतर क्रम में अंकों को जोड़कर घटाते हैं, तो अगर उनका योग या तो 0 घटाने पर घटाओ 0, या फिर 11 22 33 ऐसे आए, तो उसमें 3 का भाग पूरी बार, सॉरी 11 का भाग पूरी बार जाएगा। तो देखो 9 और 6 कितना होता है, 9 10 11 12 और 6 और 6 12, तो 12 में से 12 गया, कितना बचा, 0 बचा। इसका मतलब इसमें 11 का भाग पूरी बार जाएगा। यहां पर भी चेक कर लो, 8 और 4 12 और 8 और 4 12, 12 में से 12 गया, कितना बचा, 0 बचा। इसमें इसका मतलब 11 का भाग जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न सरल हो गया। ऑप्शन से करने की कोशिश करना ज्यादातर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 64 80, 10 64 80, ठीक है, बराबर दे रखा आपके पास a की घात 4 गुणा b गुणा c की घात 3 है। तो ए बी सी अभाज्य संख्या है, ए बी व सी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो 3a प्लस 2b माइनस c का मान ज्ञात करें। आपके पास प्रश्न दे रखा है, बहुत ही आसान प्रश्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 10 64 80 इनका हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड किन किन के रूप में आएगा, ए बी और सी के रूप में आएगा। कहना मतलब पहला जो पद आएगा उसकी घात रहेगी 4, दूसरा पद आएगा उसकी घात रहेगी 1, तीसरा पद आएगा उसकी घात रहेगी 3। तो मैं आपको सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहूंगा कि ये जो दे रखा है अभाज्य गुणनखंड, ये आपको सीक्वेंस वाइज दे रखा होगा। कहने का मतलब अगर पहली संख्या में भाग, यहां पर जो अंक आएगा, मान लो 2 आया, 2 की घात कितनी आएगी, 4 आएगी। फिर यहां पर मान लो 3 आया, 3 की घात आएगा, यहाँ 5 आया तो 5 की घात 3 आएगी। ऐसे ही होने वाला है। तो कोशिश करना कि आप यहाँ घात कितनी आएगी, 4, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो गुणनखंड कर लो आप ऐसे ऐसे करके, 10 64 80, इसका गुणनखंड किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। फिर आप यहां पर देख के बता सकते हो कि 2 कितनी बार आएगा, 2 4 बार आएगा, तो 2 की घात 4। अब मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप डायरेक्ट 16 का भाग दे दो, इसमें 16 का भाग पक्का जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 2 को कितने बार लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का भाग देके चेक करो। हमें तो गुणनखंड करना है, ऐसा नहीं है हमें कोई 10वीं क्लास का एग्जाम तो नहीं दे रहे हम, डायरेक्ट करो। 16 का भाग दो इसमें, 16 छिके 96, कितना बचा, 10 बचा, यहाँ हो जाएगा 10। 16 छिके 96, कितना बचा, 8 बचा, यहाँ देखो 16 5 80, कितना बचा, 8 बचा, 16 5 80। गया या नहीं गया भाग, 16 बार के चला गया। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, और यहाँ पर कौन सा अंक आया हुआ है, 5 आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब डायरेक्ट 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, कितना बचा 1, 5 दिया 15, कितना बचा 1, 5 दिया 15, 5 एकम 5,
अब आपको तो कुछ जानी पानी संख्या लग रही है, यहाँ पर किसका घन है, 11 का घन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 की घात 3। आप इतना सा करके इस पूरे प्रश्न को सरल कर सकते हो, टाइम भी नहीं लगेगा, वरना आप 2 का भाग कितनी बार तय करोगे, फिर 3 का, फिर 5 ऐसे भाग चेक करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। कोशिश यही करना कि यहाँ जो अंक लिखा हुआ है वो सबसे पहले जो भाग जाएगा उसका लिखा हुआ है, तो 2 की घात 4 हो गया, फिर अगला भाग जाएगा जो 1 अंक लिखा हुआ है 1 आ गया, फिर 3 अंक। सही हुआ नहीं हुआ, हुआ। संख्या देखो, फिर पहले 5, 2, फिर 5 और फिर 11 है, मतलब आरोही क्रम में संख्या लिखी हुई है। आपके पास ए का मान कितना आया, ए का मान आया 2, ए बराबर आ गया 2, बी बराबर आ गया हमारे पास 1, सॉरी बी का मान आ गया हमारे पास 3 और सी का मान आ गया हमारे पास 11। अब मान को उत्तर निकाल लो, तो 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 फिर माइनस का 11, 3 दूने 6 और 3 दूने 6, बी का मान हमारे पास 5 है, सॉरी यहाँ पर बी का मान कितना लिखना है, हमें 5 लिखना है। 5 दूने 10, 3 दूने 6, 10 और 6 16, 16 में से 11 गया, कितना बचा, 5 बचा। ये हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। एक बार देख लो वापस, ए का मान 2 है, बी का मान 5 है और सी का मान 11 है, तो 3 गुणा 2, 2 गुणा 5 और माइनस 11, 5 दूने 10, 3 दूने 6, 10 और 6 16 में से 11 गया, कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम 46वां क्वेश्चन। छियालीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 9x² प्लस 16y² बराबर है 73/4 व xy बराबर दे रखा आपके पास माइनस का 1/2, तो 3x प्लस 4y का मान ज्ञात करना, वो यही प्रश्न दे रखा है। ठीक है, अब ये प्रश्न देखने में आपको बहुत कठिन लगेगा और इसका सॉल्यूशन भी करोगे आप, करने बैठोगे कि मान लो पहले x का मान ज्ञात करें, देखो यहाँ पर x और y है, पहले x का मान ज्ञात करो, फिर y का मान ज्ञात करो, फिर उन्हें सरल करो। x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। मान लो सबसे पहले यहाँ पर x का मान लिखो, यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 y हो जाएगा। फिर x का मान यहाँ रखो, फिर समीकरण को सरल करो, x का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो, फिर इन x दोनों को समीकरण रखो। तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा और कठिन भी हो जाएगा। यहां पर आप देखो एक बार के लिए 3x दे रखा है या 4x दे रखा है, यहां पर 9x है, x² है, इसका मतलब किसका घन है, वर्ग है, ये 3x का वर्ग है, यहां पर किसका दे रखा है, 4y का वर्ग दे रखा है। तुम समीकरण बना के इस प्रश्न को आसानी से सरल कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, यहां मैं लिख सकता हूं 3x² का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 73/4 हो जाएगा। अब आप एक बार के लिए सोचो, 73/4 थोड़ा सा दूर लिखो क्योंकि हमें कुछ करना है, ये स्क्वायर हो जाएगा। हम किसी भी दो बराबर वाले पक्षों में समान संख्या जोड़ सकते हैं और समान संख्या घटा सकते हैं, ये पता, समान संख्या का भाग लगा सकते हैं और समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, ये चीज पता है सबको। तो हमें क्या करना है, प्लस 2ab, ये a² प्लस b² प्लस 2ab का सूत्र बन जाएगा हमारे पास। तो 2ab है तो 2 गुणा a का मान हमारे पास 3x है प्लस गुणा b का मान हो जाएगा 4y। इतना हमने जोड़ा, इतना हम घटा दे तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो मैं 3 जोड़ दूं 3 घटा दूं, कोई फर्क पड़ेगा, ये इतना ही घटा दो हमारे पास 2 गुणा 3x गुणा 4y घटा दिया बराबर 73/4 लिख दिया। a² प्लस b² प्लस 2ab का सूत्र हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का मान हो जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, फिर माइनस 3 दूने 6, 6 चौके 24, 24 फिर गुणा xy बराबर 73/4 हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 24। xy का मान हमारे पास कितना दे रखा है, माइनस का 1/2, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 बराबर 73/4 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर बराबर 73/4। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 12 बार गया, चला गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस वाली संख्या बराबर के उधर जाएगी, किसमें आएगी, माइनस का 12/1, ये हो जाएगा 4, 73 माइनस 48 बराबर कितना हो जाएगा 25, तो 25/4 हो जाएगा,
हो जाएगा, इस समीकरण के बराबर है। दोनों तरफ हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 5/2। 25 का वर्गमूल होता है 5, 4 का वर्गमूल होता है 2। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो अगर वैसे करते तो बहुत बड़ा प्रश्न होता, ये हमारा ज्यादा से ज्यादा लगा तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगा है, अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो। ठीक है, समझाने में ज्यादा टाइम लगता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 40 पहला। दूसरा दे रखा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 13x और प्लस का 40। तीसरा दे रखा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस का 20। मैं से सार्वय गुणनखंड, मैं सार्वय गुणनखंड। ठीक है, ये आपका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। ये आपके पास 3 समीकरण दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन तीनों समीकरणों में सारे गुणनखंड, मतलब तीनों समीकरणों में ऐसा गुणनखंड है जो बेनिस्ट आ रहा है, जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसा आपको गुणनखंड बताना है। तो आप तीनों का गुणनखंड याद कर लो और आसानी से हो जाएगा। तीनों का गुणनखंड सेपरेट याद कर लो। बीच वाले पद के क्या टुकड़े करें कि जोड़ने पर माइनस का 3x आ जाए और गुणा करने पर 40 आ जाए। तो क्या हो सकता है, 10 और 3 13 होते हैं, 3 नहीं आएगा, 10 और 4 माइनस का 3x और माइनस का 40 है। तो कहने का मतलब बड़ी संख्या माइनस की होगी, छोटी संख्या प्लस की होगी। 40 है या 4 है, एक बार देख लो तो, माइनस का 4 सही है। तो माइनस का 10 और 4, 8 5 40, हाँ, माइनस का 8x और माइनस का 5x फिर माइनस का 40 हो जाएगा। यहाँ प्लस का 5, 8 में से 5 गया, कितना बचा, माइनस का 3x बचा, यानी गुणा करो 8 में 40 हो गया। ये कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, x, इसमें क्या कॉमन आया, x माइनस 8 फिर प्लस का 5 कॉमन आ गया, x माइनस 8। गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 8 और x प्लस 5। ये पहला सरल हो गया। दूसरा ऐसे ही सरल कर लो आप, ये इन दोनों का गुणनखंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस बीच वाले पद के टुकड़े करने 13 है, 10 और 3 हो सकते हैं क्या, 8 5 13, तो 8x प्लस 5x प्लस 40, ये हो जाएगा गुणनखंड x प्लस 8 प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस 8, x प्लस 5 और x प्लस 8। दूसरा सरल हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कहता है, बीच वाले पद के टुकड़े करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 4x माइनस का 20, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस 5 फिर माइनस का 4 कॉमन आ गया, x माइनस x प्लस 5, तो x प्लस 4, x माइनस 4 और x प्लस 5। आपने तीनों प्रश्नों के गुणनखंड कर लिए। आप देखो जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, ऐसा कौन सा पद है इसमें से ऐसा x प्लस 5 ही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सार्वय गुणनखंड हो जाएगा। ये हो गया प्रश्न। तो गुणनखंड करने, अब जिनको गुणनखंड करना नहीं आता है उनको गुणनखंड करना भी सिखा देंगे। कहने का मतलब मान लो एक का सिखा देता हूं मैं, ये चीज यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो कहने का मतलब बीच वाली पद, बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या होगी वो प्लस की होगी, छोटी संख्या होगी माइनस की होगी। यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या टुकड़ा करेंगे वो प्लस माइनस में होगी और छोटी संख्या किस में होगी, प्लस में होगी। यहाँ पर क्या है, दोनों प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों प्लस में होगी, और यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब दोनों प्लस में होगी बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, x माइनस 5 व y प्लस 7 में x का गुणांक क्या होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी ऐसे प्रश्न आए उनको पूरा सरल नहीं करना है आपको, जिसमें x आ रहा है उसको सरल कर लो, इसको इससे गुणा करेंगे कोई मतलब निकलेगा, x आएगा इससे सिर्फ, ये हो जाएगा 7x, तो x का गुणा कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ये फाइनल उत्तर हो जाएगा। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो y आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो अचर संख्या आएगी, तो ये हो जाएगा 48वां क्वेश्चन। अब आ रहा है हमारे पास 49वां क्वेश्चन, क्या कहता है, 49वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, y का मान ज्ञात करना आपको, तो लिखना है y का मान। समीकरण क्या रहेगा हमारे पास, 3 माइनस 5y बट्टा 23, फिर यहां दे रखा y प्लस 1, आगे दे रखा है माइनस
2y माइनस का 4, ये दे रखा है। आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए आपको सरल करना है प्रश्नों को। 3 माइनस 5y बराबर, इनको सरल करो, y प्लस 1 माइनस 2y माइनस 4, कितना बचा? यहां बचेगा हमारे पास बट्टा या 23 हो जाएगा। क्या बचेगा? y और y माइनस का y, एक में से -4 गया, इसका 3 बचेगा। ठीक है, इनको समीकरण को गुणा कर दो उधर, ये हो जाएगा 3 माइनस 5y बराबर माइनस का 23y और माइनस 23 गुण 70। ठीक है, फिर 3y को इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो 3 प्लस 23y बराबर माइनस का गुण 70 और प्लस का 5, ये नहीं ऐसा नहीं होगा, इसको इधर लाओ, तो 5y माइनस का 5y माइनस का प्लस का 23y बराबर हो जाएगा माइनस का गुण 70 और माइनस का 3। 23 में से 5 गया, कितना बचा? 18। कितना बचा? 18y बराबर हो जाएगा 23 गुण 70 और 3 कितना होता है? माइनस का 70। कितना होता है? माइनस का 70 होता है। एक बार के लिए वापस देख लो आप, कहीं गलती नहीं होगी आपसे। 3y सही है, एकदम सही है हमारे पास। 5y y ये हो जाएगा 2y में से 1y गया, कितना बचा? y बचा, -4 एकदम सही है। फिर 23 को 23 दिया, 23y 23 गुण 70 सही है एकदम। 3y हो गया, माइनस का 5y इधर आ गया प्लस में, 23 सही है, 18y ये प्लस में आएगा, फिर गुण 70, 70 71 72, यहाँ पर कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ y का 18y बराबर हो जाएगा माइनस का 72 और y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। किस में आएगा? माइनस में। ये हमारे पास समीकरण में y का मान ज्ञात करना था, तो ज्ञात कर लिया। अगर इस समीकरण के अलावा कोई ऐसा प्रश्न आए कि जिसमें y का मान ज्ञात करना है, आ गया, और आपको ऑप्शन में दे दे कि इन समीकरणों में से जो इसका हल है वो बाकी किसका हल हो सकता है, तो आपको जो y का मान आया है वो आपको 4 समीकरण दे रखे होंगे, उन समीकरण में y का मान लिखना है, और जिस समीकरण में वो y का मान संतुष्ट करता है तो इसका मतलब वही वो इसका और हल हो जाएगा। तो चलो, हमारा 49वां क्वेश्चन हो गया, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 625 है। एक दुकानदार को उसके अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है, तो उसे 25% है क्या? 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। आंसर इधर देखो, हमें ऐसे प्रतिशत वाले प्रश्न है, लाभ आने वाले प्रश्न है, प्रतिशत हमेशा 100 पर निकलता है, और क्रय मूल्य भी कितना होता है? क्रय मूल्य में कितना मानना है? 100 रुपये मानना है। इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट 2-3 तरीके से कर सकता हूं। पहला तरीका बहुत आसान लगेगा, क्रय इसका अंकित मूल्य कितना है? 625, छूट कितने की दी? 10% की छूट दी, तो हमने खरीदा कितने में? 10 की छूट दी, 100 में से कितने में खरीदा? 90 में खरीदा, बट्टा आ जाएगा 100। लाभ कितना हुआ हमारे पास? लाभ कितना हुआ? 125 का लाभ हुआ। हमें ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का होता है 100, ज्ञात कितना करना है? 125। ठीक है, 25 का लाभ हुआ 100 पर, 125 हो गया, तो ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 का भाग इसमें कितने से चला गया? 5 में चला गया, ये हो जाएगा 450 रुपए। तो हमने आज 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 5 पार्ट हमारे सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन के हो सकते हैं। हमने आशा करते हैं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। हम लगभग 20 पार्ट तो आराम से पढ़ेंगे, 200 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन वहाँ आते हैं और कैसे हमें क्वेश्चनों को अटेंड करना है, कि किसी ऑप्शन से सेलेक्ट करना है, किसी और से सेलेक्ट करना है। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे भारत।